अगर इस पेशेंट की अगर बात करें, अगर ये पेशेंट मुझे अगर सिर्फ ये बोल दिया होता डॉक्टर साहब मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, तो इस पेशेंट को भी मैं वही बोल दिया होता एग्नेस कैस्टर सिलेनियम कैलेडियम। मैं ना तो सेप्टोमाइसिन मेरे दिमाग में आता, ना बैसिलिनम मेरे दिमाग में आता। आपने जो बताया कि आपको टीबी हुआ था, 2 बार टीबी हुआ है, उसके बाद आपको आपने टीबी का जो ट्रीटमेंट चला है आपका, उसके बाद से ही आपका अंदर यौन समस्या आया हुआ है। और उसके 4 महीनों के बाद फिर आ रहा था, लेकिन बीच में ऐसा होने लगा। फिर मतलब आपका टीबी जो हुआ था, आपको 2 बार टीबी हुआ था ना? 2 से 3 बार हो चुका था। 3 बार आपको टीबी हुआ है, 3 बार आपको हाँ टीबी हुआ है, टीबी का ट्रीटमेंट भी चला है, टीबी ठीक भी हो गया, एलोपैथी में ट्रीटमेंट चला है हाँ आपका। हाँ तो हाँ उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आपको यौन समस्या, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिंग में तनाव की कमी, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, ये कंफर्म है? हाँ हाँ। और पेट के ऊपर साइड में जो है ना, वो ऊपर साइड में हल्का हल्का कभी कभी दर्द करता है। लीवर जहाँ पे रहता अच्छा है ऊपर साइड में ऐसा। अच्छा अच्छा। आपको ठंडा बहुत जल्दी लग जाता है, आपने बताया ना, सर्दी जुकाम आपको अक्सर हाँ लग जाता है। हाँ। ठंडा खाना पसंद भी हमको है बहुत। ठंडा खाना पसंद भी है, लेकिन ठंडा आपको जल्दी लग भी जाता है। हाँ एकदम। हमेशा नाक भरा भरा रहता है, गला में दर्द रहता है, इस तरह का रहता है ना? हाँ वो होता है तो गले में तो खराश दर्द पूरा हो जाता है। अच्छा, आपका जो बॉडी है एकदम दुबला पतला बॉडी है आपका? हाँ दुबला पतला है, और पेट पेट बाहर आ जाता है खाली। बॉडी हाथ में मांस बस, वो हाथ वाथ जो है ना, बॉडी जैसा हाथ का रहता है, वो सब नहीं होता है, अच्छा, पतला पतला। फैमिली में किसी को टीबी हुआ है? अभी किसी को नहीं। फैमिली में किसी को टीबी हुआ है? फैमिली में, आपका फैमिली में? हमारा फैमिली वही चचा का बताए थे ना, वो चचा का ही था। अच्छा अच्छा, आपका अंकल को टीबी हुआ था। और किसी को टीबी हुआ हाँ है फैमिली में? नहीं, फैमिली में किसी को नहीं। मेरा मम्मी पापा भाई किसी किसी को और नहीं किसी होता। को नहीं हुआ, लेकिन आपको 3 बार हुआ है, आपका अंकल को 1 बार हुआ है, ये कंफर्म है? हाँ। अच्छा, आपको घूमना, गाना गाना, डांस करना, ये सब लोगों के साथ घूमना फिरना, बैठना उठना आपको पसंद है आपको? किसके साथ? कोई भी आपका दोस्त हो, मित्र हो, आपका कलीग हो, लोगों के साथ जाना, बाहर हाँ जाना, घूमना फिरना पसंद है आपको? हाँ। घूम घर पे जाता हूँ तो पूरा घूमते ही रहता हूँ। घर पे अच्छा, जल्दी रहता नहीं, बाहर घूमने ही घूमना लगा रहता फिरना हूँ। आपको अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा लगता गुस्सा है। आपको बहुत ज्यादा आता है ना, बात बात पे गुस्सा आता है? हाँ बात बात पे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, स्किन डिजीज आपको हुआ था, आपने बताया, चर्म रोग आपको हुआ था। हाँ चर्म रोग के लिए आपने सल्फर आप ले रहे हैं अभी? चरम रोग तो बहुत देर से हो गया था। ये भी शायद पहले 2 बार टीबी हुआ था, उसी टाइम से चरम रोग है। ठीक है ठीक है। आपको चर्म रोग के लिए वहाँ से और कोई मेडिसिन नहीं खाना है। किडनी स्टोन के लिए जो कॉम्बिनेशन आपने बताया है उसको आप ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। बेसिकली इस पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को लेकर वो मेरे पास आए हैं कंसल्ट करने के लिए, वो प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, यानी लिंग में ठीक से तनाव नहीं आता है, इच्छा नहीं होता है। बेसिकली यही प्रॉब्लम को लेकर ये पेशेंट मेरे पास आया हुआ है। और जैसे मैं पेशेंट से बात किया, स्क्रूटिनी किया, अपना केस टेकिंग किया, तो मुझे पता चला कि पेशेंट का अंदर अलग अलग बहुत सारी और समस्याएं हैं बॉडी में। जैसे कि इनको किडनी स्टोन है, चर्म रोग की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम इनको अक्सर लग जाता है, और कब्जियत की प्रॉब्लम है। और इसी के अलावा जो सबसे वाइटल पॉइंट जो मुझे देखने को मिले पेशेंट का अंदर, वो ये था कि पेशेंट को 3 बार टीबी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस इनको 3 बार हो चुका है। इनका 28 ईयर्स का एज में ये शादीशुदा है, इनका बच्चा भी हो चुका है, और इस एज में इनको 3 बार टीबी हो चुका है। और ये पेशेंट बड़ा क्लियरली ये बात बोल रहा है कि इस बार जो टीबी का जो ट्रीटमेंट हुआ था एलोपैथी में, उस ट्रीटमेंट के 4 महीने के अंदर ही इनका अंदर यौन समस्या स्टार्ट हो गया। तो ये बात बड़ा कंफर्म ये पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब, इस बार का जो टीबी का जो ट्रीटमेंट हुआ मेरा एलोपैथी में, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं मेरा अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं एस्केलेट कर गया है। अब इस पेशेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पेशेंट ने एक बात बड़ा क्लियरली बताया है। पेशेंट ने नहीं बताया, बल्कि मैंने स्क्रूटनी करके पता किया है कि इस पेशेंट को लास्ट टाइम जो टीबी हुआ था, जो इनका एलोपैथी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला हुआ है, एंटी ट्यूबरकुलर जो ट्रीटमेंट चला हुआ है, इसके बाद से ही कहीं ना कहीं इस पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बोल लीजिए, लो लिबिडो की प्रॉब्लम बोल लीजिए, ये उत्पन्न हुआ है। तो हम लोग मान कर चल सकते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर जो ट्रीटमेंट हुआ है, उसका साइड इफेक्ट के स्वरूप में कहीं ना कहीं पेशेंट का अंदर ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम अब
स्टार्ट हो चुका है। और यह भी हो सकता है कि पेशेंट की जो बाकी समस्याएं है, जैसे कि चर्म रोग की समस्याएं बोल लीजिए और किडनी स्टोन की समस्याएं बोल लीजिए, या फिर इनको सर्दी जुकाम जो अक्सर लग जाता है, ये भी कहीं ना कहीं एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जो चला हुआ है इसके बाद से ही स्टार्ट हुआ है, ये भी हो सकता है। हालांकि जो चर्म रोग की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, ये हो सकता है लास्ट टाइम यानी बीच में जो इनको टीबी हुआ था उसके बाद से ये हो सकता है स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस पेशेंट को 3 बार टीबी हुआ है। तो चर्म रोग की बात कर लीजिए, किडनी स्टोन की बात कर लीजिए, तो बहुत पहले से ही इस पेशेंट का अंदर है। तो लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम है वो इसी बार उत्पन्न हुआ है। लास्ट टाइम जो पेशेंट को टीबी हुआ था और उसका जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला हुआ है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम, लो लिबिडो जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है। अब इस पेशेंट के लिए हम लोग होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं? दोस्तों, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत सारे पेशेंट को मैं एक मेडिसिन से ठीक भी किया हूँ, जिस मेडिसिन का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट से अगर कोई साइड इफेक्ट के रूप में कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है ये बहुत अच्छा काम करती है। मैंने प्रूफ करके बताया भी है, एक पेशेंट का अंदर जिनका अंदर टीबी हुआ था और टीबी होने के बाद जो इनका ट्रीटमेंट चला हुआ, उस ट्रीटमेंट के कारण से साइड इफेक्ट के स्वरूप में इनका बॉडी में अलग अलग बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुका था, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम, लो लिबिडो जैसी प्रॉब्लम, और भी अलग अलग समस्याएं इस पेशेंट का अंदर उत्पन्न हुआ था। उस पेशेंट का प्रॉब्लम मैंने कैसे ठीक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन से। आप लोग सर्च करिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेरे चैनल का नाम आप लोगों को दिख जाएगा वो वीडियो। तो उस पेशेंट का अंदर भी मैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ही मेडिसिन से उस पेशेंट का प्रॉब्लम को हमने ठीक किया था। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम और भी अलग अलग समस्याएं जो हो रही थी वो सभी समस्याएं एक मेडिसिन से दूर हो चुका था। तो सिर्फ उस पेशेंट की ही बात नहीं है, मैंने बहुत सारे पेशेंट का अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी ड्रग से मैंने उनका प्रॉब्लम को ठीक किया हुआ है। जहां एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन का साइड इफेक्ट मुझे देखने को मिले, मैं स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसा हार्डली कोई केस होगा जहां पे काम नहीं किया है। बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन दोस्तों, लेकिन ये कॉज होना चाहिए कि पेशेंट का एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट एलोपैथी में चला हुआ है, उसके बाद से ही कहीं ना कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है, तभी ये मेडिसिन काम करेगी। लेकिन हर केसेस के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन देने से ही काम हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। हो सकता है स्ट्रेप्टोमाइसिन से इंप्रूवमेंट तो होगा, लेकिन उसके बाद फर्दर आपको पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल आपको ड्रग का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे स्ट्रेप्टोमाइसिन ने तो इंप्रूवमेंट दिला दिया 70% 80%, लेकिन उसको बंद करने के बाद फिर से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल दवा का सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसको किए बगैर फिर प्रॉब्लम फर्दर ठीक नहीं हो पाएगा, यानी जो इंप्रूवमेंट मिला हुआ है वो पूरी तरह क्योर में तब्दील नहीं हो पाएगा। जैसे कि इस पेशेंट को मैं भी दिया हूं स्ट्रेप्टोमाइसिन 200 एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 फॉलोड बाय PLRS 0/1 एंड 0/2। स्ट्रेप्टोमाइसिन से मैं उम्मीद करता हूं कि पेशेंट का प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाती है, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नॉट ए डीप एक्टिंग मेडिसिन। तो वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन अटकता है तो उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशनल दवा का सिलेक्शन करना पड़ेगा पेशेंट का अंदर। तो ऐसा बहुत सारे केसेस हुआ है जहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन ने पूरी तरह केस को ठीक कर दिया, मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का दरकार पड़ा ही नहीं। लेकिन ऐसा ही बहुत सारे केसेस है जहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन एक इंप्रूवमेंट तो दिला दिया, 70-80% तो इंप्रूवमेंट हो गया पेशेंट का अंदर, लेकिन वो इंप्रूवमेंट पूरी तरह क्योर में तब्दील नहीं हो पा रहा है। तो फिर उस केस में वहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल दवा का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एट फर्स्ट हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन इसलिए देना है क्योंकि पेशेंट का जो प्रॉब्लम का जो कॉजेशन है, जो कारण है, वो है साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन। तो हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन एट फर्स्ट पेशेंट को देना ही पड़ेगा, उसके बाद कोई और दवा का सिलेक्शन हम कर सकते हैं। जैसे कि इस पेशेंट के लिए मैं इनका कॉन्स्टिट्यूशनल दवा लिख कर रखा हूँ, ट्यूबरकुलिनम और बैसिलिनम, दोनों सेम ही मेडिसिन है। दोनों में से किसी एक मेडिसिन को पेशेंट को मैं दूंगा, लेकिन मैं नाम लिख कर रखा हूँ, बैसिलिनम लिख कर रखा हूँ। बैसिलिनम बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन करूंगा मैं सोच कर रखा हूँ, लेकिन ट्यूबरकुलिनम एंड बैसिलिनम बोथ आर सेम मेडिसिन। बैसिलिनम जो मेडिसिन है डॉक्टर बर्नेट ने बनाया था, डॉक्टर बर्नेट ने इसको आविष्कार किया था। तो ये इंसान की जो लंग है, जिस व्यक्ति को टीबी हो चुका है उस व्यक्ति का लंग का छोटा सा पार्ट को लेकर मैसेरेटेड करके उसको बनाया गया था। सिमिलरली ट्यूबरकुलिनम जो मेडिसिन है, जिस गाय को ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है उसका लंग का वहाँ जो एब्सेस है, जो फोड़ा है, जो फुंसी है, उस पस से ये मेडिसिन बनाई गई है। इसीलिए इस मेडिसिन का पूरा नाम है ट्यूबरकुलिनम वोबिनम। वोबिनम मतलब लैटिन शब्द में काऊ को या फिर कैटल को बोला जाता है। तो इसीलिए
ये मेडिसिन जो है इसका पूरा नाम ट्यूबरकुलिनम वोबिनम है। तो ये बैसिलिनम और ट्यूबरकुलिनम दोनों ही सेम मेडिसिन है, ऑलमोस्ट सेम मेडिसिन है, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई एज सच डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बैसिलिनम जो मेडिसिन है, जहाँ पे चर्म रोग अगर आपको दिख जाता है तो वहाँ पे ये मेडिसिन थोड़ा अच्छा काम करता है एज कम्पेयर टू ट्यूबरकुलिनम। और जो ओल्ड एज का पेशेंट होता है, यानी जिनका एज 70 ईयर्स 80 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, और उन पेशेंट का अंदर कहीं ना कहीं अगर सीओपीडी की प्रॉब्लम यानी सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम अगर दिखता है, यानी सीओपीडी का मतलब बहुत फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अगर सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां पे बोला गया है कि बैसिलिनम जो मेडिसिन है ये थोड़ा अच्छा काम करती है एज कम्पेयर टू ट्यूबरकुलिनम। तो दोनों ही मेडिसिन ऑलमोस्ट सेम डिजीज पार्ट से लिया गया है, दोनों ही बहुत बड़ी नोसोड है, लेकिन सेम काम करता है। आपके पास जो सामने अवेलेबल है, आप आंख बंद करके पेशेंट को वही दवा दे सकते हैं। मैं इस पेशेंट को बैसिलिनम इसलिए देना चाहता हूं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ट्यूबरकुलिनम जो मेडिसिन है ये एलएम पोटेंसी में बनता नहीं है। मैं जिस कंपनी का मेडिसिन इस्तेमाल करता हूं वो एलएम पोटेंसी में ट्यूबरकुलिनम को बनाती नहीं है, वो बैसिलिनम को बनाती है। तो इसीलिए इस पेशेंट को मैं बैसिलिनम प्रिस्क्रिप्शन करूंगा आफ्टर 2 मंथ या फिर आफ्टर 4 मंथ, जब ये पेशेंट काउंसलिंग के लिए मेरे पास आएगा। कितना अच्छा इंप्रूवमेंट होता है जब मैं देख लूंगा स्ट्रेप्टोमाइसिन से आगे दरकार पड़ता है भी कि नहीं, तो उसके बाद ही मैं सोचकर मैं ये मेडिसिन फिर आगे का बैसिलिनम पेशेंट को दूंगा या नहीं दूंगा, वो आगे की बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस पेशेंट को 3 बार टीबी हो चुका है, साथ में इस पेशेंट का अंदर स्वीट खाने की क्रेविंग ज़्यादा है, इनको मिल्क पीने की इनको शौक बहुत ज़्यादा है, इनको घूमना फिरना पसंद है, इनको सर्दी जुकाम इनको अक्सर लग जाता है, फैमिली हिस्ट्री में इनका अंकल को टीबी हो चुका है। तो इस पेशेंट को जहाँ तक मुझे लग रहा है इनको बैसिलिनम देना ही पड़ेगा। बैसिलिनम ना दिए ये पेशेंट पूरी तरह कंप्लीट क्योर इस पेशेंट को नहीं मिल पाएगा। तो बैसिलिनम देंगे, जब बारी आएगी तब देंगे, लेकिन आफ्टर 2 मंथ मैं देखूंगा कि पेशेंट का अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन से कितना अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, और मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा। इंप्रूवमेंट तो बेशक होगा, अगर ये कॉज अगर रहा कि बैड इफेक्ट्स ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन, तो बेशक ये मेडिसिन काम करेगी ही करेगी, और कितना काम करेगी ये देखने वाली बात है। और आगे ये केस को मैं पूरी तरह सॉल्व कर दूंगा, पूरी तरह क्योर कर दूंगा इस पेशेंट को। मैं बोल भी दिया, आश्वासित भी कर दिया पेशेंट को कि आपका सभी प्रॉब्लम, सिर्फ ऐसा नहीं कि यौन समस्या, आपका चर्म रोग, आपका किडनी स्टोन, बार बार ये सर्दी जुकाम लग जाता है, थोड़ा सा ठंडा पानी पीने से आपको प्रॉब्लम हो जाता है, इसको भी ठीक कर देंगे। यानी कहने का मतलब इसका टेंडेंसी को भी हम लोग तोड़ देंगे। तो कहने का मतलब पेशेंट को हम लोग हर एंगल से, हर प्रोस्पेक्टिव से हम लोग कंप्लीट क्योर हम लोग दिलाएंगे। द पेशेंट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इसी को हम लोग मानेंगे आइडियल क्योर। अब आप लोगों में से बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब आप क्यों दवाइयों का नाम फ्रीली बताते नहीं हो, जैसे कि बाकी डॉक्टर्स बताते हैं, वो लाइव क्लिनिक सेशन आते हैं, लाइव चैट करते हैं, आप क्यों नहीं करते हो ऐसा? तो मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि होम्योपैथी में दवा का सिलेक्शन प्रॉब्लम का नाम का ऊपर नहीं होता है। अगर इस पेशेंट की अगर बात करें, अगर ये पेशेंट मुझे अगर सिर्फ ये बोल दिया होता कि डॉक्टर साहब मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, तो इस पेशेंट को भी मैं वही बोल दिया होता है एग्नेस कैस्टर, सिलेनियम, कैलाडियम। मैं ना तो स्ट्रेप्टोमाइसिन मेरे दिमाग में आता, ना बैसिलिनम मेरे दिमाग में आता। अब पेशेंट से मैं बात किया हूँ, पूरा हिस्ट्री में जाना हूँ, तभी जाके इन दवाइयों का सिलेक्शन मैं कर पा रहा हूँ। तो लाइव क्लिनिक सेशन में इतनी बातें होना संभव नहीं है, इस तरह की दवाइयों का प्रेस्क्रिप्शन करना भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी नोसोड है, देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। क्योंकि ये जो मेडिसिन का मैं नाम बताया डिजीज पार्ट से बनाई गई मेडिसिन है, यानी जिस व्यक्ति को ऑलरेडी टीबी हो चुका है उस व्यक्ति का लंग्स को काट कर छोटा सा वहाँ पे पार्ट को मैसेरेटेड करके ये मेडिसिन बनाई गई है। जिस गाय को टीबी हो चुका है, जो वहाँ पे एब्सेस है, जो पस है, उस पस से ये मेडिसिन बनाई गई है। तो कहने का मतलब ये एक नोसोड है, बहुत बड़ी रेमेडीज है। इन मेडिसिन को ऐसे ही आंख बंद करके हम लोग दे नहीं सकते हैं, ये देना संभव नहीं हो पाएगा लाइव क्लिनिक सेशन में, नॉट एट ऑल पॉसिबल। और अगर आप अपना प्रॉब्लम के बारे में व्हाट्सएप में 1-2 लाइन लिख भी दोगे तो भी ये मेडिसिन देना संभव नहीं हो पाएगा। अगर ये पेशेंट अगर अपना प्रॉब्लम के बारे में अगर लिख दिया होता, इस पेशेंट को क्या पता है कि उनका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं उनका जो टीबी है उससे रिलेटेड है। इनको क्या पता है? ये तो पेशेंट है, इनको कोई नॉलेज नहीं है, वो अपना टीबी के बारे में क्यों बात करेगा? उनका टीबी तो क्योर हो चुका है, वो उनका प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वो मुझे मेरे पास आके मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम बताएगा। लेकिन मेरा सिलेक्शन हो रहा है उनका पास्ट हिस्ट्री से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस तरह से किसी डॉक्टर का वीडियो देख के, किसी का लाइव क्लिनिक सेशन ज्वाइन करके आप नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो हमेशा फंसेंगे आप, और आपका प्रॉब्लम क्योर नहीं हो पाएगा। अगर ये पेशेंट मेरे पास अगर मुझे आके ये बोलता कि डॉक्टर साहब अगर ये प्रॉब्लम मुझे है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, आपको एक मेडिसिन मुझे बता दीजिए,
तो इस पेशेंट को भी मैं वही मेडिसिन का नाम बताया होता, कैलाइडियम, एग्नेस कैस्टर, सिलेनियम, डामियाना, नुफुलुटिया, टेस्टिस्टिका T3X। तो इन मेडिसिन से तो पेशेंट का प्रॉब्लम जिंदगी में ठीक नहीं होगा। लेकिन पेशेंट को एक मैसेज ये गया कि होम्योपैथी बेकार है, होम्योपैथी काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने एक बड़े डॉक्टर का लाइव क्लिनिक सेशन ज्वाइन करके उनसे मैंने मेडिसिन रिकमेंडेशन कराया है, वो मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब होम्योपैथी बेकार है। इसीलिए मैं उन डॉक्टर्स को भी बोलता हूँ कि होम्योपैथी का नाम आप लोग खराब कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप लोग मेडिसिन बोलेंगे पेशेंट को, मेडिसिन का तो फायदा होगा नहीं, लेकिन एक उल्टा प्रोस्पेक्टिव ये जा रहा है, जनरल मैसेज ये जा रहा है कि होम्योपैथी बेकार है, होम्योपैथी काम नहीं करता है। आप लोगों का तो नाम खराब हो ही रहा है, लेकिन आप लोगों का नाम खराब हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन बीच से होम्योपैथी बदनाम हो रहा है। इसीलिए मैं इस प्रकार से मेडिसिन का नाम धड़ल्ले से बोलता नहीं हूँ किसी को, यह आप ही का भलाई है, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। तो वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, और वीडियो को एंड करने से पहले जूनियर होम्योपैथ्स जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं उन लोगों के लिए एक दो लाइन में बोलना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स मुझे कमेंट कर रहे थे, मुझे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरा पेशेंट का अंदर ये सिम्टम्स है, मैं पेशेंट को बैसिलिनम दूं या फिर ट्यूबरकुलिनम दूं, ये प्रश्न मुझे बहुत दिन से मिल रहा था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये प्रश्न का भी आंसर देना चाहूँगा कि दोनों ही मेडिसिन सेम मेडिसिन है, आपको जो देने का मन है आप दे सकते हैं, जो आपका सामने है, जो अवेलेबल है आप पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स मैच होना चाहिए। आप आंख बंद करके दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मेडिसिन के अंदर जो डिजीज प्रोडक्ट है वो सेम है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि बैसिलिनम जो मेडिसिन है वो इंसान को जिसको टीबी हुआ है उसका लंग का पार्ट को काट के बनाया गया है, और ट्यूबरकुलिनम जो मेडिसिन है वो उस कैटल को जिसका टीबी हुआ है उसका वहाँ पे जो पस हुआ है उस पस से बनाई गई है। बैसिलिनम जो मेडिसिन है ये डॉक्टर बर्नेट द्वारा बनाई गई है, और ट्यूबरकुलिनम जो मेडिसिन है ये डॉक्टर स्वैन द्वारा बनाई गई है। दोनों ही अमेरिकन फिजिशियन थे, दोनों ही एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, लेकिन होम्योपैथी का जय जयकार को देख के वो लोग होम्योपैथी में शामिल हुए थे, और शामिल होकर इन्होंने ये दो मेडिसिन को आविष्कार किए हैं। लेकिन दोनों ही सेम मेडिसिन है, आपको जो यूज़ करने का मन होता है आप यूज़ कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।